Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम शुरू करेंगे क्लास 5 जीके का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंडेंजर्ड प्लांट्स. What do you mean by endangered plants? So children, आप यहाँ पे तो वर्ड को समझ पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है डेंजर. डेंजर माने खतरा, है ना. कहते हैं ना, ओ इट इज डेंजरस, उसके पास नहीं जाना. ओ वो जगह डेंजरस है, वहां नहीं जाना. डेंजर का मतलब होता है खतरा. लेकिन आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं? प्लांट्स. और प्लांट्स के ऊपर क्यों लिखा है इंडेंजर्ड? क्योंकि चिल्ड्रन हम बात करने वाले हैं इंडेंजर्ड प्लांट्स की. माने प्लांट्स विच आर इन डेंजर सिचुएशन. माने जो प्लांट्स बहुत जल्दी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उन प्लांट्स को कहा जाता है इंडेंजर्ड प्लांट्स. प्लांट्स विच आर इन डेंजर एंड वेर वेरी वेरी सून टू गेट एक्सटिंक्ट, दोज प्लांट्स आर नोन एज इंडेंजर्ड प्लांट्स. क्लियर? सो चिल्ड्रन, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती. अगर चीज को बचाना होता है तो उन्हें हमें प्रोटेक्ट भी करना होता है. आप हर चीज को कैजुअली तो नहीं ले सकते क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है और अगर सिचुएशन उसके फेवरेबल में नहीं है तो वो चीज आपसे दूर चली जाती है. वही हुआ इन प्लांट्स के साथ. क्यों बने ये इंडेंजर्ड प्लांट्स? भाई नेचर ने तो हमें प्लांट्स दिए थे, तो आज हम क्यों बातें कर रहे हैं इंडेंजर्ड प्लांट्स की? और प्लांट्स ही नहीं, अब तो चिल्ड्रन एनिमल्स के भी ऐसे बहुत से स्पीशीज हैं जो कि बन चुके हैं इंडेंजर्ड. और ये सिचुएशन क्यों अराइज हो रही है? ये सिचुएशन हम ह्यूमन बीइंग्स के कारण ही अराइज हो रही है क्योंकि चिल्ड्रन हमने इन चीज़ों को संभाल के नहीं रखा. हमने अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को बनाने के लिए क्या किया? इनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचाया. हैबिटेट मतलब जैसी चीज़ें, इन्वायरमेंट, जिस प्रकार का इनको माहौल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, लिव करने के लिए, वो हमने क्या किया? नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया. फॉरेस्ट है तो काट रहे हैं, फॉरेस्ट है तो उसकी जगह उन एनिमल्स के घरों में, उन एनिमल्स के फॉरेस्ट एरिया में हम अपने खुद के घर बना रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? और इसलिए धीरे 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 ये प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं. और इनके क्या लिस्ट बनाई जाती है चिल्ड्रन? लिस्ट IUCN द्वारा बनाई जाती है और ये देखा जाता है कि इनकी स्पीशीज अब कितनी बची है प्लैनेट अर्थ में. ओके और जैसे जैसे इनका नंबर रिड्यूस होने लगता है उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज में क्या कर दिया जाता है? लिस्टेड कर दिया जाता है. यस, एंड देन साइंटिस्ट एंड अदर रिसर्चर्स दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देम. लेकिन अगर उन्हें वक्त के रहते नहीं संभाला गया तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. क्लियर? सो चिल्ड्रन, टुडे इन द टॉपिक इंडेंजर्ड प्लांट्स हम उन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन फ्यू प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्या है? इंडेंजर्ड की लिस्ट में है. वैसे तो देयर आर मेनी प्लांट्स चिल्ड्रन जिन्हें लिस्ट में डाला गया है, लेकिन सारे प्लांट्स को तो नहीं कवर किया जा सकता. सो इसलिए दोज प्लांट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट देम, उन्हीं प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें बचाया जा सकता है. हाउ कैन वी कंजर्व देम? क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंडेंजर्ड प्लांट्स. Just like animals, certain plants are also at the verge of extinction. Yes, as I told you, कि plants जो है वो animals की तरह कहाँ हो रहे हैं? Extinct हो रहे हैं. Okay? Verge of extinction मतलब बिल्कुल point पर है कि भाई कभी ना कभी, कभी भी क्या हो सकते हैं? एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. और इसलिए क्या करना है? उन्हें बचाना है, उन्हें कंजर्व करना है. राइट? क्यों कंजर्व करना है? क्योंकि चिल्ड्रन अगर आपको अपने एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करना है तो हमें प्लांट्स, एनिमल्स को बचाना होगा. हर एक चीज डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. मान लो अगर हमने कुछ प्लांट्स को नहीं बचाया चिल्ड्रन और वो प्लांट्स किसी एनिमल के क्या हुए? मेन फूड हुए, तो क्या होगा?
वो एनिमल्स अगर उस प्लांट को नहीं खा पाया तो वो भूखा ही मर जाएगा, और धीरे धीरे वो एनिमल्स की पॉपुलेशन भी दुनिया से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब अगर वो एनिमल खाना किसी दूसरे एनिमल का था तो वो वाला एनिमल भी सफ़र करेगा, और धीरे धीरे करके जो पूरी फूड चेन बनती है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो सब लोग अफेक्ट होंगे, और फिर आएगी हमारी बारी भी। इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये वाला प्लांट जा रहा है तो क्या हुआ, एक्सटिंक्ट ही तो हो रहा है। देयर आर न्यूमरस प्लांट्स ऑल्सो। नो, नथिंग कैन बी टेकन लाइटली, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, और इसलिए हमें हर एक प्लांट स्पीशीज़ को, हर एक एनिमल स्पीशीज़ को बचाना है। ठीक है। सो जस्ट लाइक एनिमल्स, सर्टन प्लांट्स आर ऑल्सो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसी तरह से प्लांट्स के भी लिस्ट बन गए हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। They need to be conserved, otherwise we will not be able to see them and more. Children, समय आ गया है कि हमें उन्हें बचाना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो हम उन्हें कभी भी नहीं देख पाएंगे। We will not be able to see them. राइट और ऐसे भी प्लांट्स हैं जिन पे हम पूरी तरह से निर्भर करते हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, और अगर वो प्लांट्स हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए तो हम और हमारे बाद की जो फ्यूचर जनरेशन है वो कितना सफ़र करेगी। Isn't it? So that is why children, they need to be conserved, otherwise we will not be able to see them and more. Cutting, fire and pollution are destroying these plants rapidly. अब क्या रीज़न है, क्यों ये इंडेंजर्ड प्लांट्स हो चुके हैं, क्यों ये ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे? उसका सबसे बड़ा कारण है चिल्ड्रन, डिफॉरेस्टेशन। क्या कारण है? डिफॉरेस्टेशन। अब आप बोलोगे टीचर डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? सो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। और क्यों काटे जाते हैं ट्रीज? ट्रीज काटे जाते हैं हमारे ही लाइफ के लिए, भाई हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो, हमें दूसरों से क्या लेना देना, इसलिए हम धड़ाधड़ ट्रीज को कट करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो ट्रीज हम कट कर रहे हैं वो किसी के हैबिटेट है, वो एनिमल्स का हैबिटेट है। ट्रीज कट कर रहे हो तो आप सीधे सीधे प्लांट्स को दुनिया से हटा रहे हो, क्योंकि प्लांट्स तो वैसे ही कितना टाइम लेती है ट्री बनने के लिए। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बट वी डू नॉट बॉदर अबाउट इट, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी लिस्ट बन गई है इंडेंजर्ड स्पीशीज की। राइट जगह जगह हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल के जंगल खत्म कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, आग लग जाती है, आग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आग क्यों लगती है? क्योंकि हम ही कुछ ऐसा करते हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, फायर का कुछ काम करते हैं, और हमारी लापरवाही के कारण पूरे पूरे जंगल खाक उड़ जाते हैं। पॉल्यूशन, इतनी पॉल्यूशन फैला रहे हैं कि कुछ प्लांट्स जो नहीं सस्टेन कर पाते इतना प्रदूषण, वो खत्म होते जा रहे हैं। एनिमल्स जो इतना पॉल्यूशन नहीं सस्टेन कर पाते वो खत्म होते जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है इन प्लांट्स का डिस्ट्रॉय होने का। राइट सो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन, दीज ऑल रीजंस आर बिहाइंड ऑफ दीज प्लांट्स विच आर बीइंग एंडेंजर्ड स्पीशीज नाउ। एंड तभी कहा जा रहा है कि प्लीज स्टॉप कटिंग डाउन द ट्रीज, डू नॉट अफेक्ट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को मत छुओ, फॉरेस्ट के एरिया को ऐसे ही रहने दो, वहां पे जाके कंस्ट्रक्शन मत चालू करो, फॉरेस्ट की ट्रीज को मत कट करो, जंगल में आग लगने से बचाओ। बट नहीं, वी डू नॉट लिसन टू देम, और फिर हमारी ऐसी लिस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में तो हर साल चिल्ड्रन कितनी आग लगती है, कितने फायर आते हैं वहाँ पर, और कितने ही प्लांट और कितने ही एनिमल्स चिल्ड्रन इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं। यस, और इट इज़ अ वेरी सैड थिंग चिल्ड्रन दैट वी ह्यूमंस आर नॉट टेकिंग दिस थिंग सीरियसली। Okay, so cutting, fire, pollution and of course deforestation is the main reason behind that ये सारे plants और animals क्या हो रहे हैं, endangered zone में जा रहे हैं। Clear? Next, some of the endangered plants, तो मैं आपको कुछ examples बताती हूँ कि कौन कौन से plants क्या हो चुके हैं, endangered list में आ चुके हैं। So there are plants children जो कि इंडिया में नहीं है, बाकी देशों में है, बट कहीं भी हो अफेक्ट सबको पड़ने वाला है एक ना एक दिन, और इसलिए यहीं पे वो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जो कि इंडेंजर्ड प्लांट्स की लिस्ट में है।
like corn cockle, chickweed wintergreen, Gyrophora radians, dwarf birch, eucalyptus fir etc. ये सारे प्लांट्स जो कि कभी पूरे के पूरे जंगलों में फैले रहते थे, आज क्या बन चुके हैं? इंडेंजर, माने बहुत जल्दी दुनिया को टाटा बाय बाय करने वाले हैं और फिर कभी नहीं दिखने वाले, और साथ में चले जाएंगे इनकी जितनी भी स्पेशल फीचर्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज हैं, वो सब, right? And that is why these examples are given, that you please look these examples carefully, that these are the plants. कभी अगर क्वेश्चन में आ गया कि ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको बताना है कि क्या ये प्लांट इंडेंजर्ड स्पीशीज में है, तो आपको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि these plants are those endangered plants. ठीक है, आगे और भी हम डिस्कस करेंगे उन इंडेंजर्ड प्लांट्स के बारे में और जानेंगे कि भाई ये कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कभी पूरे जंगलों में फैले रहते थे और आज बन चुके हैं इंडेंजर, ओके, और बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज डॉन रेड वुड्स. क्या नाम है? डॉन रेड वुड्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर, ये है उस प्लांट की जिसका नाम है डॉन रेड वुड्स. चिल्ड्रन, ये जो डॉन रेड वुड्स है ये आपको बेसिकली चाइना के एरियाज में मिलता है. ओके, दीज रेयर प्लांट्स वर रीडिस्कवर्ड इन चाइना. क्योंकि पहले तो ये पूरी दुनिया में थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होते गए? सिमटते गए, और अब आपको सिर्फ चाइना के एरिया में मिलते हैं और बहुत जल्द चाइना से भी हटने वाले हैं, और इसलिए क्या हो जाएंगे? ये प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लांट हैं जो कभी इतने ज़्यादा कॉमन थे कि ये प्लांट चिल्ड्रन 50 मिलियन ईयर्स से भी ऊपर के हैं. ओके, जब हम सोच भी नहीं सकते, हमारे एंसेस्टर्स भी नहीं सोच सकते, ये उतने पुराने प्लांट्स हैं. ये प्लांट चिल्ड्रन डायनासोर्स के टाइम के हैं. Yes, can you imagine? डायनासोर्स जो कि 66 मिलियन ईयर्स अगो पे हमारे प्लैनेट में रहा करते थे. ओके, उस समय से ये प्लांट्स इतने कॉमन हैं और पूरे पृथ्वी में फैले हुए थे. लेकिन ह्यूमन इंक्रोचमेंट है ना, ह्यूमंस ने कट करना शुरू किया, इन्हें अपने लिए घर बनाना शुरू किया, इनका हैबिटेट नष्ट करना शुरू किया, और ये स्थिति बन गई कि डॉन रेडवुड्स आज क्या हो चुके हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ चुके हैं. वो प्लांट्स जो कि डायनासोर्स के टाइम से हमारे पूरे पृथ्वी में फैले हुए थे, आज ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. Isn't it? और इसलिए इन्हें कंजर्व करना है जरूरी, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत ही हैं स्पेशल. Isn't it? So this is Dawn redwoods, children, rare plants which were discovered in China. और इसलिए आज की डेट में ये सिर्फ चाइना के एरियाज में मिलते हैं. Okay, next example. Sago palm. Okay, now the next picture can you see here? It is of sago palm. और ये प्लांट भी बहुत जल्द क्या होने वाला है? एक्सटिंक्ट होने वाला है. इसके भी नंबर्स क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं. Okay, now sago palm found in Japan, they are slow growing evergreens. Okay children, सबसे important बात ये है कि ये जो plants हैं ये बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, और अगर इन्हें कट कर दिया जाए तो अब आप सोचो कि ये प्लांट जो ऑलरेडी इतने स्लो बढ़ रहे हैं, तो आप उनको क्या कर रहे हो? उनके नंबर्स को रिड्यूस ही कर रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो. एक तो वैसे ही ये बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऑल्सो इनका जो इनफ्रीक्वेंट प्रोडक्शन है, माने इनकी जो फ्रीक्वेंसी है प्रोड्यूस करने की, दैट इज वेरी वेरी इनफ्रीक्वेंट, है ना, लगातार नहीं होते, कभी कभी होते हैं, और इसलिए इनफ्रीक्वेंट है. अब जो चीज़ अगर इनफ्रीक्वेंट प्रोड्यूस हो, कभी कभी प्रोड्यूस हो, तो वैसे ही उनके नंबर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. एंड दैट इज वाई दीज सागो प्लांट्स आर नाउ रिड्यूसिंग इन नंबर्स, दे आर डिक्रीजिंग इन नंबर्स चिल्ड्रन. ठीक है, एंड देन अदर रीजंस बिहाइंड कि इनको टेम्परेचर वैसा नहीं मिल पाता बढ़ने के लिए, इनको जैसे कूल टेम्परेचर चाहिए तो वार्म टेम्परेचर में ये लोग नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे वैसे ही अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है. तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होना पड़ रहा है? एक्सटिंक्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी जिस इन्वायरमेंट में बढ़ने की है, ग्रो करने की है, वो इनको मिल ही नहीं रहा है. एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ऑफ कोर्स डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो ये भी एक प्लांट है जो बहुत जल्द क्या होने वाला है? एक्सटिंक्ट होने वाला है. मिलता है जापान में और नाम है सागो पाम. क्लियर? और दिखता ऐसा है.
let's see which is the next plant. Venus flytrap. Now, this plant is children carnivorous plant. कौन सा प्लांट है ये? कार्निवोरस प्लांट है. कार्निवोरस प्लांट क्या होते हैं? कार्निवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो अपना प्रे खुद ही लेते हैं. माने दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मीट ईटर्स, और अपने शिकार को खुद फंसाते हैं. दे ट्रैप देयर ओन प्रे एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Isn't it? लेकिन very sadly it is to be said that even your Venus flytrap is an endangered species. बहुत जल्द ये भी क्या होने वाला है? एक्सटिंक्ट होने वाला है. ओके और ये कब पता चला था? ये 2016 में पता चला था IUCN के द्वारा कि वीनस फ्लाई ट्रैप भी बहुत जल्दी दुनिया से टाटा बाय बाय बोलने वाला है अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो. It is an insectivorous plants that eat insects. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत स्पेशल प्लांट है, कार्निवोरस है. भाई सारे प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं क्या? मीट खाते हैं क्या? नो. रेयर प्लांट्स होते हैं जो कि होते हैं कार्निवोरस, और उनमें भी ये प्लांट्स क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं. कारण क्या है? लोग इन्हें कट कर रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, म्यूजियम्स में रखने के लिए, ऑल्सो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इनका जो हैबिटेट है उनको नष्ट कर रहे हैं. फायर के कारण ये सब नहीं बच पा रहे, नहीं सरवाइव कर पा रहे, और धीरे धीरे इनके नंबर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं. ठीक है. सो दिस प्लांट वीनस फ्लाईट्रैप इज ऑल्सो वेरी सून गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इफ वी डू नॉट कंजर्व देम, इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट देम. ओके, नेक्स्ट सिल्वर स्वॉर्ड्स. अब नेक्स्ट पिक्चर कैन यू सी सिल्वर स्वॉर्ड्स. एक तो कलर थोड़ा सिल्वर जैसा है, और आप देख सकते हैं इनके जो ऊपर की जो टहनियां हैं वो स्वॉर्ड्स की तरह हैं, तलवारों की तरह हैं, और इसलिए इनका नाम दिया गया है सिल्वर स्वॉर्ड्स. दीज प्लांट्स फाउंड इन वोल्केनिक आइलैंड्स ऑफ हवाई. और ये प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? ये प्लांट्स मिलते हैं हवाई में, लेकिन ये भी बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. और सबसे बड़ा कारण है इनका क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इनको जैसा मौसम चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, टेम्परेचर वार्म हो गया है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, और इन्हें जिस प्रकार का माहौल चाहिए थोड़ा सा कूल ठंडा, वो इन्हें मिल नहीं रहा. एंड दैट इज़ वाई द सिल्वर स्वॉर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट वेरी सून. ओके, इनके नंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और इसलिए इन्हें भी इंडेंजर्ड प्लांट्स की लिस्ट में डाल दिया गया है. सो दीज आर सिल्वर स्वॉर्ड्स. नाउ द नेक्स्ट वन, नॉल्टन कैक्टस. ओके, नॉल्टन कैक्टस एक कैक्टस का ही क्या है चिल्ड्रन? स्पीशीज है, कैक्टस का ही टाइप है, और इन्हें ड्वार्फ कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है. ड्वार्फ कैक्टस क्यों? क्योंकि इनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, कुछ सेंटीमीटर्स तक ही ये ग्रो करते हैं, और इसलिए इन्हें बॉने कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है. पिक्चर कैन यू कैन सी दैट नॉल्टन कैक्टस लुक्स लाइक दिस. ठीक है, कैक्टस है तो ऑब्वियसली इनमें क्या होंगे? कांटे होंगे, थॉर्न्स होंगे. बट दिस नॉल्टन कैक्टस भी क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं दुनिया से. कैक्टस की पूरी प्रजाति ही धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि कैक्टस को जैसा हैबिटेट चाहिए वो मिल नहीं रहा है. प्लस ह्यूमंस इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, जैसा इनको पूरा स्टेट चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो नहीं मिल पा रहा, और ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं. So they are the world's rarest cacti. अब आप सोचिए, वैसे ही दुनिया के सबसे रेयरेस्ट कैक्टाई हैं because of their sizes, very very small in size. ओके, और इसलिए इनका नाम क्या है? ड्वार्फ है. इन्हें ड्वार्फ भी कहा जाता है क्योंकि इनके साइज बिल्कुल भी बढ़ते नहीं हैं, बहुत ही फ्यू सेंटीमीटर्स दे ग्रो इन साइज. लेकिन वर्ल्ड की रेयरेस्ट कैक्टाई जिन्हें हमें बचाना चाहिए, उनको भी वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देम, एंड वेरी सून ये भी क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर इन्हें कंजर्व ना किया गया तो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट ब्रश लिलीज. तो ये भी लिलीज की प्रजाति के ही हैं जिनका नाम है ब्रश लिलीज चिल्ड्रन. ठीक है. दे आर ईटन बाई पॉजम्स. पॉजम्स क्या हैं?
पॉसम एक एनिमल है जो कि अमेरिका में मिलता है और पॉसम का ये फेवरेट फूड है, मेन डाइट है जिसका नाम है ब्रश लिलीज। और इसलिए जैसे जैसे उनके नंबर बढ़ रहे हैं हम इन्हें बचा नहीं पा रहे, इन्हें इंक्रीज नहीं कर पा रहे इनके प्रोडक्शन में, और ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, सो ब्रश लिलीज इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड बाय IUCN इनको भी लिस्ट किया गया है इंडेंजर्ड प्लांट्स में। All right, so brush lilies eaten by possums and also there are other reasons के फायर हो जाता है, आग लग जाती है और ये प्लांट्स वैसे ही ग्रो नहीं करते फास्ट और बहुत सारे पॉसम्स इनको खा लेते हैं और इसलिए धीरे धीरे ये दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। तो अब आप समझे, इतने सारे एग्जाम्पल्स किया हमने और हर एग्जाम्पल में हमें यही समझ में आया कि फायर, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पोल्यूशन और जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं इनके कारण ही ये प्लांट्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और कंजर्व के बारे में हम सोच नहीं रहे। जो भी कंजर्वेशन के वेज हैं वो बहुत ही थोड़े से हैं जिनसे इतने सारे प्लांट्स को नहीं बचाया जा सकता। इसलिए क्या ज़रूरी है कि सबके अंदर अवेयरनेस हो कि हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी फूड चेन क्या होती है, अफेक्ट होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जैसे यहीं पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रश लिलीज है वो पॉसम्स उनको खाते हैं, एनिमल है वो खाता है। अगर ब्रश लिलीज हमेशा के लिए चले गए तो पॉसम क्या खाएगा? पॉसम को जो खाते हैं एनिमल्स वो क्या खाएंगे? उन एनिमल्स को जो लोग खाते हैं वो क्या करेंगे? एंड दैट इज हाउ द होल इकोलॉजिकल सिस्टम विल गेट डिस्टर्ब्ड। और इसलिए ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई ठीक है कुछ प्लांट्स अगर दुनिया से चले गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो व्हाट इज द बिग इशू? देयर इज ऑलवेज अ बिग इशू चिल्ड्रन, दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी प्लांट, क्योंकि हर एक प्लांट क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल्स किए हमने, कुछ एग्जाम्पल्स में पिक्चर्स देखे, उनके नाम भी देखे। डू द एक्सरसाइज ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो चिल्ड्रन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो स्टेटमेंट रहेगा और स्टेटमेंट को समझ के आपको जो ब्लैंक्स हैं उनको करना है फिल। क्लियर? सो शुरू करते हैं। फर्स्ट, the process of cutting of trees to make useful tools or objects such as furniture, house and rubber etc. leads to the condition called dash. So children, जब हम endangered plants के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा क्या हुआ कि ये प्लांट्स को हमने endangered की लिस्ट में डालना पड़ा। What actually happened? So children, various reasons were there. सबसे पहले तो ह्यूमन इंक्रोचमेंट, माने ह्यूमंस का फैलना, जंगल भी काट रहे हैं, जंगल के साथ पेड़ भी कट रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घर बनाने हैं, इजंट इट? साथ में क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, बिकॉज जितने लोग बढ़ रहे हैं उतने उनके फूड डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है, उन्हें खाना चाहिए, खाना खाने के लिए उन्हें क्रॉप्स लगाना पड़ेगा, क्रॉप्स लगाने के लिए उन्हें लैंड चाहिए, जिसके कारण वो पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं। साथ में हमने देखा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो सारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते जिन्हें कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा गर्मी में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, और इसलिए बहुत बड़ा ये रीज़न है कि जो प्लांट्स है वो इंडेंजर्ड लिस्ट में आ रहे हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो कहीं ना कहीं ह्यूमन सेल्फिशनेस के चक्कर में ये प्लांट्स होते जा रहे हैं हमसे जुदा, इजंट इट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें आता है कटिंग ऑफ ट्रीज, माने ट्रीज काटो, क्या बनाने के लिए? यूजफुल टूल्स। अब मतलब पेड़ काटो ताकि हम अपने यूजफुल टूल्स बना सकें, फर्नीचर बना सकें, है ना, बेड्स बना सकें, चेयर बना सकें, right? And objects such as furniture, house and rubber etc. leads to the condition called. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जब हम प्लांट्स और ट्रीज को कट करते हैं to make certain tools or objects like furniture, house
और यू कैन से रबर। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें पेड़ों को काटा जाता है, माने इन पेड़ों को चिल्ड्रन काटा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्योंकि जब पेड़ कटेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी कट जाएंगे जो वैसे ही कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस का नाम जानना है बहुत ज्यादा जरूरी। What do we call that process? So the process is, children, your deforestation. Okay, so deforestation is the process when you cut down the trees. और क्यों? क्योंकि हमें अपनी नेसेसिटी को पूरी करना है। भाई पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, लोग इतने बढ़ रहे हैं, उन सबको घर चाहिए, उन सबको फर्नीचर चाहिए, उन सबको रबर चाहिए, उन सबको बहुत सारे ऐसे टूल्स चाहिए जो ट्रीज से बनते हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या साधन है? पेड़ काटो। और लोग फॉरेस्ट क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि उसमें हम उन प्लांट्स का भी नुकसान कर रहे हैं जो कि बहुत कम है इन नंबर्स, राइट? एंड दैट इज व्हाई देयर आर सम प्लांट्स व्हिच हैव कम इन द लिस्ट ऑफ endangered plants. So the process is known as deforestation. Second question, dash causes the desertification. क्या रीजन है कि डीसर्टिफिकेशन हो रहा है? अब आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय डीसर्टिफिकेशन? सो चिल्ड्रन, डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एक डेजर्ट एरिया का बढ़ना। और डेजर्ट एरिया कब बढ़ता है? जब फ्लोरा और फाउना खत्म होने लगते हैं। नाउ फ्लोरा एंड फाउना से क्या मतलब है? फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फाउना मतलब एनिमल्स। ओके, सो अब आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर जंगल में से फ्लोरा माने प्लांट्स, ट्रीज, ये सब खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, तो वो एरिया एक प्रकार का रेगिस्तान नहीं दिखेगा, और इसी को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ओके, सो डैश कॉजेज द डेजर्टिफिकेशन। क्या रीजन है कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है? सो चिल्ड्रन, यू कैन राइट डाउन टू रीजंस। पहला, ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? प्लांट्स कट कर रहे हैं, ट्रीज कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और दूसरा, अ बिग क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं जो ये क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो दोज बोथ रीजंस यू कैन राइट डाउन इन दिस ब्लैंक। तो मैं कोई एक रीजन लिख देती हूं और वो लिख देती हूं क्लाइमेट चेंज। ओके, यू कैन राइट डाउन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो। आई विल राइट क्लाइमेट चेंज। क्लियर? क्लाइमेट चेंज causes the desertification. Desertification क्या होता है? When the land starts becoming desert because the flora and fauna is getting reduced. All right? जब flora and fauna धीरे धीरे कम होते जाते हैं and the land starts turning into the desert area, उस प्रोसेस को हम कहते हैं desertification. नाम में ही देखो क्या बना हुआ है, desert है, तो मतलब क्या हो रहा है? लैंड किस में चेंज हो रहा है? desert area में। and that is the reason this process has two reasons possible, what all? climate change and human activities. तो आप दोनों भी लिख सकते हो या फिर कोई भी एक लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा climate change. Okay, now the third one, the species that are near to extinct called. अब ये तो कोई भी मुझे बता देगा कि उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं जो बहुत जल्दी हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं, उनको हम क्या कहते हैं? So the chapter's name is endangered plants, right? तो यहाँ पे तो species पूछा है, तो क्या लिखना है? Endangered species, right? So I will write down here, children, endangered species. Those plants and animals which are going to be extinct soon, उनको हम कहते हैं endangered species। और हमें इन्हें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक बार अगर ये खत्म हुए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। and that is why we must protect these endangered species either of plants or of animals. Next, species of animals and plants found in a particular region or habitat called.
उन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन और हैबिटेट में रहते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कैंगरूज को। कैंगरूज हर जगह नहीं मिलते, वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ही फॉरेस्ट एरियाज है। तो ऐसे स्पीशीज जिन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या कहलाते हैं, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन या सिर्फ एक स्पेसिफिक हैबिटेट में ही रह पाते हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक। Okay, we call them endemic species. Please remember the name. ऐसे specific plants और animals जो एक particular region में रह पाते हैं, उनको हम कहते हैं endemic species, right? और अगर हमने इनका habitat change किया तो either they are unable to survive or they are unable to grow properly. Isn't it? So that is why children in endemic species के लोकेशन को हमें चेंज नहीं करना चाहिए, हमें इनके हैबिटेट को नहीं बदलना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वो आराम से ग्रो करें। ओके, फुल ऑन डेवलप करें, उसके लिए क्या चाहिए कि उन्हें उनके हैबिटेट में छोड़ दें और उनके हैबिटेट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। क्लियर? सो द फर्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन माने कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, सेकेंड है आपका क्लाइमेट चेंज जिसके कारण डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्ट एरिया बढ़ रहा है, थर्ड है आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज, दोज एनिमल्स विच आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट सून, दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट सून, उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंड द नेक्स्ट वन इज योर एंडेमिक स्पीशीज जिनको पर्टिकुलर रीजनल हैबिटेट चाहिए होता है टू ग्रो। क्लियर? Okay. Now, the next one. Identify this endangered plants from the picture. Now, you have to identify these pictures. So, the first picture is of which plant? तो भाई वही सारे पिक्चर्स हैं जो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और इसलिए इन्हें किन की लिस्ट में रखा गया है, एंडेंजर्ड प्लांट्स की लिस्ट में रखा गया है। अब हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने उन सारे प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि हो रहे हैं एक्सटिंक्ट। ओके, वेरी सून दे विल बी एक्सटिंक्ट। सो उनको हमने कौन सी लिस्ट में रखा था, एंडेंजर्ड की लिस्ट में। तो अब चिल्ड्रन आपको उस चैप्टर के सारे प्लांट्स को क्या करना है, मेमोराइज करना है, याद करना है और इन प्लांट्स के नेम को बताना है। तो ये कौन सा प्लांट है जो कि है रेड इन कलर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? So children, the name of this plant is coast redwood. All right, this plant is known as coast redwood plant. याद आया डायनासोर से कुछ रिलेटेड हमने बात की थी? Yes, so this plant is फ्रॉम द डायनासोर्स एरा चिल्ड्रन। इतना पुराना ये जो प्लांट है, जो ट्री है जिसका नाम है कोस्ट रेडवुड, ये है हमारे प्लैनेट अर्थ में सिंस द एरा ऑफ डायनासोर्स। तो अब आप सोच ही सकते हैं कितना पुराना है। सो चिल्ड्रन, डायनासोर्स के टाइम का ये जो ट्री है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने वाला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंक्रोचमेंट ये प्लांट्स रिड्यूस होते जा रहे हैं इन नंबर्स, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट देम. Okay, so coast redwood, the name of this tree is coast redwood. Clear? Okay, now the next picture. Now what type of plant it is? अब ये भी endangered species में है, माने इसको भी by IUCN किस में लिस्ट कर दिया है, endangered की लिस्ट में, कि अगर इन्हें बचाया नहीं गया, प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएंगे. ओके, लेकिन क्या नाम है इस कार्निवोरस प्लांट का? Yes, this plant is a carnivorous plant. क्योंकि चिल्ड्रन ये मीट ईटर प्लांट है, ये अपने प्रे को ट्रैप करता है और अपना भोजन खुद रेडी करके रखता है. Isn't it? So like other plants, it is not only dependent on sunlight, children. In fact, ये अपने इस लीव्स के थ्रू और अपने इस थॉर्न्स के थ्रू अपने प्रे को क्या करता है, कैच करता है, ट्रैप करता है, स्क्वीज आउट करता है और उसके जूसेस को चिल्ड्रन एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन इस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट का नाम क्या है जो कि आ गया है इंडेंजर्ड की लिस्ट में? सो द नेम ऑफ दिस प्लांट इज वीनस फ्लाई ट्रैप.
क्या नाम है? वीनस फ्लाई ट्रैप। अब नाम में ही आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? फ्लाई ट्रैप, क्योंकि ये फ्लाइज को क्या करता है? ट्रैप करता है और उनका ही खाना खा जाता है। ओके, सो दिस कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नेम इज वीनस फ्लाई ट्रैप, और ये भी ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमंस इंक्रोचमेंट धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? इंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गए हैं, और बहुत जल्दी अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ऑल्सो चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू एड ऑन वन पॉइंट कि लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप देयर आर अदर प्लांट्स ऑल्सो विच आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वीनस फ्लाई ट्रैप की जैसे ही बहुत से ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि क्या है? इंसेक्टिवोरस हैं, माने कार्निवोरस हैं, जो बाकी एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनका जूस ही बना के खा जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को। उसी तरह का एक जो प्लांट है जिसका नाम है पिचर प्लांट। ओके, जिसका नाम है पिचर प्लांट, ये भी आपके इंडेंजर्ड लिस्ट में आ गया है। यस, बहुत ही लेटेस्ट स्टडी के अनुसार इवन पिचर प्लांट जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है हैज आल्सो कम अंडर द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब आप बताओ, इतने स्पेशल प्लांट्स जो कि क्या हैं? जो कि इंसेक्टिवोरस हैं, जिनके बारे में अभी तक हमें ये नहीं मालूम था कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं अदर एनिमल्स के मीट पर। वो प्लांट्स अगर धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे तो ऐसा क्या स्पेशल फीचर बचेगा एनवायरनमेंट में? इजंट इट? सो फ्यूचर जनरेशन को भी तो ये समझना है, ये देखना है कि सच प्लांट्स डू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड जो कि होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, सो दीज बोथ द प्लांट्स जो कि हैं इंसेक्टिवोरस और यू कैन से कार्निवोरस हैव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ endangered species। ठीक है, सो आपके वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट दोनों ही endangered की लिस्ट में आ गए हैं। तो अगर वक्त रहते इन्हें बचाया नहीं गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्लियर? ओके, अब देखते हैं दूसरा कौन सा प्लांट है। Now this is special plant. Can you see? This plant is known as your fir tree, children. क्या नाम है इसका? Fir tree. And this plant is also an endangered plant. वैसे तो फर के बहुत सारे species होते हैं अलग अलग प्रकार के, but specifically this fir tree, children, which is mainly found in China, has come under the list of endangered species by IUCN. IUCN का काम ही ये होता है कि भाई उन एनिमल्स, उन प्लांट्स के बारे में स्टडी करना जिनके नंबर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी पूरे प्लैनेट अर्थ से गायब होने वाले हैं। तो उसमें एक ये भी ट्री है जिसका नाम है फर ट्री, विच हैज कम अंडर द लिस्ट ऑफ endangered species. Okay, moving to the next. Now दिस प्लांट, सो चिल्ड्रन, ये जो आप लंबे लंबे पेड़ देख रहे हो, ट्रीज देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस अपने कंट्री इंडिया में भी हैं। और आप देखोगे तो आपको किसी किसी लोकेलिटी में इस प्रकार के पेड़ लंबे लंबे आपको मिल जाएंगे। क्या आपको इनके नाम पता है? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दिस ट्री इज यूकलिप्टस। क्या नाम है? यूकलिप्टस ट्री। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस दैट इवन these trees have also come under the endangered list. ये यूकलिप्टस ट्रीज को भी endangered की लिस्ट में रख लिया गया है, बिकॉज इन अदर कंट्रीज जहाँ पे ये यूकलिप्टस के लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं, इनको बहुत ही जल्दी जल्दी क्या किया जा रहा है? कट किया जा रहा है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को घर चाहिए होगा, वो फॉरेस्ट कट करेंगे और फॉरेस्ट में इस प्रकार के पेड़ क्या हो जाएंगे? फटाफट कट हो जाएंगे। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्या होता है? हर कभी जंगलों में आग लग जाती है, आग लगती है तो बहुत भारी नुकसान होता है पेड़ों का, और इस तरह से ये पेड़ पूरी तरह से जल के राख हो जाते हैं। ओके, अब आप बताइए यूकलिप्टस किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? क्यों यूकलिप्टस ट्री को रहना चाहिए? क्यों यूकलिप्टस ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्योंकि यूकलिप्टस के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी मदद से बनती हैं बहुत तरह की दवाइयाँ। यस, और मेडिसिन पे तो हम नेचर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, और अगर इस तरह के ट्रीज जो मेडिसिन प्रोवाइडर हैं ख़त्म हो जाएंगे पृथ्वी से, तो फिर क्या होगा? We will be in search of medicines all over.
right? And that is why we must protect these eucalyptus tree. Okay, so these are eucalyptus trees and this tree has also come under the endangered species. ओके चिल्ड्रन, तो आपने पिक्चर्स की मदद से ये देखा कि कौन से प्लांट्स इंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गए हैं और कौन से प्लांट्स क्या हैं जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर वो खत्म हो गए तो पूरा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज योर ट्रू और फॉल्स. अब आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि सही है कि गलत है. सो यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू टेल मी विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. If it is true, then you have to write down T. If it is false, you have to write down false. F or false. Okay. First, endangered plants are not needed to be conserved. तो भाई हम इतनी देर से इस चैप्टर में इंडेंजर्ड प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ोटो देख रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता रहे हैं. क्या उन इंडेंजर्ड प्लांट्स को कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है? कंजर्व मतलब बचाने की ज़रूरत नहीं है क्या? जो जा रहे हैं जाने दें, ये समझें कि भाई कोई बात नहीं, ख़त्म हो रहे हैं तो हो जाए, हम और भी उगा लेंगे. क्या ऐसा थॉट प्रोसेस रखना है या फिर इंडेंजर्ड प्लांट्स को हमें कंजर्व करना है? व्हाट डू यू थिंक? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स चिल्ड्रन, क्योंकि इंडेंजर्ड प्लांट्स को हमें कंजर्व करना है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑल्सो टू सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन. Right? So children, endangered plants are needed to be conserved, not needed to be conserved. Also, जब प्लांट्स खत्म होते हैं तो बहुत खतरनाक तरीके से फूड चेन अफेक्ट होता है. फूड चेन कैसे अफेक्ट होता है आपको तो पता ही है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी न किसी चीज़ पे क्या है, डिपेंडेंट है ना. हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट क्यों हैं? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट. प्लांट्स पे एनिमल्स भी डिपेंडेंट हैं. वो एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो प्लांट्स ही सिर्फ खाते हैं, वो एनिमल्स जो मीट ईटर्स हैं वो उन एनिमल्स पे डिपेंडेंट है हु आर प्लांट ईटर्स. तो इस तरह से फूड चेन बना हुआ है. और आप बताओ कि एक भी अगर प्लांट इसमें से खत्म हुए और वो प्लांट किसी का फूड हो, किसी एनिमल का, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो एनिमल भी खत्म होता जाएगा और फिर वो एनिमल जो एनिमल खाता है वो भी खत्म होता जाएगा और इस तरह से ये विशियस साइकिल चलता रहेगा और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी खाली हो जाएगी. Okay, so that is one more reason that we must protect them, we must conserve them. Endangered plants are not needed to be conserved. Definitely a very false statement. They are needed to be conserved. Okay, next. Fire in forest are destroying plants. जो जंगलों में आग लग जाती है तो क्या वो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर कोई बात नहीं, आग बुझा दो तो फिर प्लांट्स ठीक ठाक ही आपको मिलते हैं? सो यस, फायर बहुत बड़ा रीजन है प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने का एंड दैट इज वाई ट्रू. ओके, एंड दैट इज वाई इन सम अदर कंट्रीज फायर टीम को ट्रेन किया जाता है कि अगर फॉरेस्ट में आग लग भी जाए क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर किसी रीज़न से, तो किस तरह से फॉरेस्ट को बचाना है. ऐसी एक ट्रेन टीम होती है जो कि फायर को क्या करती है, ख़त्म करती है, पुट ऑफ करती है और इस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को बचाती है. ओके, सो डेफिनेटली जो फायर होते हैं फॉरेस्ट में, जो आग लग जाती है जंगलों में, उससे प्लांट्स तो क्या, उससे बहुत सारे एनिमल्स भी ख़त्म हो जाते हैं. सो येस, डेफिनेटली फायर इन फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉइंग plants. True statement. Third, dwarf birch is not an endangered plant. जो dwarf birch plant है, याद है हमने चैप्टर में एक बोना कैक्टस के बारे में पढ़ा था. यस, छोटा सा जिसमें थॉर्न्स थे और ये सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही उग पाता है, तभी तो इसका नाम ड्वार्फ है. ड्वार्फ मतलब बोना. और जो ड्वार्फ बिर्च है, क्या वो इंडेंजर्ड प्लांट नहीं है? क्या इतने सारे ड्वार्फ बिर्च मौजूद हैं अर्थ में और बहुत आराम से उग रहे हैं कि इनको इंडेंजर्ड की लिस्ट में नहीं रखा जाए? सो चिल्ड्रन, दिस इज फॉल्स. ड्वार्फ बर्च जो है, इट हैज ऑलरेडी कम अंडर द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स, क्योंकि एक तो इनकी
जो इनफ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करते, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं होते, एंड दैट इज़ वाई इनकी जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। पहला तो ह्यूमन इंक्रोचमेंट के कारण ये वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं लैंड से, दूसरा ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं होते, जल्दी जल्दी इनके नंबर्स नहीं बढ़ते, और इस कारण से ये क्या हो गए हैं, इंडेंजर्ड जोन में आ चुके हैं, और इसलिए इन्हें अगर नहीं बचाया गया तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो ड्वार्फ बर्च इज नॉट एन endangered plant, so false statement, in dwarf birch is definitely an endangered plants. Okay, eucalyptus leaves are the main source of koala's diet. So जो यूकेलिप्टस के जो लीफ होते हैं, क्या ये कोआला के डाइट का मेन सोर्स है? क्या आपको कोआला के बारे में पता है? सो चिल्ड्रन, कोआला जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इनका मेन फूड सोर्स क्या है, क्या खाते हैं कोआला? क्योंकि दे आर वेजिटेरियन, दे ओनली ईट प्लांट्स, बट व्हाट डू दे ईट? सो चिल्ड्रन, जो कोआला एनिमल्स होते हैं उनका मेन सोर्स होता है यूकेलिप्टस लीव्स, और अभी हमने एक्सरसाइज में देखा कि यूकेलिप्टस ट्रीज भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं इन नंबर्स। ओके, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट देम अगर हमें कोआला की चिंता है तो, क्योंकि कोआला का मेन डाइट तो यूकेलिप्टस लीव्स है। अगर यूकेलिप्टस ट्रीज पूरी दुनिया से खत्म हुए, एक्सटिंक्ट हुए, तो उसका डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा कोआला के ऊपर, और कोआला के पास खाने के लिए फिर कुछ भी नहीं बचेगा, और धीरे धीरे कोआला भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट। एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट प्रोटेक्ट यूकेलिप्टस ट्रीज, बिकॉज यूकेलिप्टस लीव्स आर द मेन सोर्स ऑफ कोआला's डाइट। क्लियर? सो यस, ट्रू चिल्ड्रन, यूकेलिप्टस ट्री के जो लीव्स होते हैं वो कोआला के मेन सोर्स ऑफ फूड है, उन्हें वो खाना बहुत पसंद है और उसी से वो अपना पेट भरते हैं। ठीक है, सो पहला आपका फॉल्स, दूसरा ट्रू, थर्ड वन इज फॉल्स एंड द फोर्थ वन इज ट्रू। सो Hyperion, which looms above the lost coast of Northern California, is the world's tallest tree. So children, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए या पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं ना। तो आज आपको बताया जा रहा है कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री का नाम है हाइपरियन। क्या नाम है? हाइपरियन। ओके, सो चिल्ड्रन, जो हाइपरियन है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री है, माने सबसे ऊंचा ट्री है पूरी दुनिया का, जो कि लूम्स माने ऊंचे ऊंचे ये जो पेड़ हैं ये कहाँ है? कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, माने यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ये हाइपरियन पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ हैं। ओके, सो कैन यू सी देयर साइजेस, दे आर सो टॉल। ओके, तो यस, होता ही है भाई, कहते हैं ना कि क्लास में भी होता है या फ्रेंड्स में भी होता है, शी इज द टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट, तो भाई ट्रीज भी तो टॉल होंगे ना। तो पूरी दुनिया में अगर ट्रीज को नापा गया तो हाइपरियन जो थे वो सबसे ऊंचे निकले, और कहाँ पाए जाते हैं? कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। Hyperion is a coast redwood sequoia. Sempervirens is considered the world's tallest known living tree, measuring 115.92 meters. लो भाई, आ गया कि कितने ऊंचे हैं। फीट में जानना है, सो इट इज 380.3 फीट। ओके, यस, आप कितने फीट के हैं अभी, और अपने फीट और इनके फीट को कंपेयर कर लीजिए। यस, दीज ट्रीज आर ऑफ 380.3 फीट, एंड दैट इज व्हाई दे आर द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड चिल्ड्रन, हाइपरियन को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो होते हैं कोस्ट रेडवुड। ओके, और इनका जो नाम है, जो कि साइंटिफिक नेम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सिक्वा सेम्पेरिवायरेंस। क्लियर? लेकिन आपको सिर्फ दो नाम याद रखना है, वो ये हाइपरियन, और हाइपरियन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कोस्ट रेडवुड। ओके, एंड दे आर कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री, जिसकी हाइट है 380
380.3 फीट। अब अगर हम इन ट्रीज के नीचे खड़े हो जाएं तो हम तो बौने ही नजर आएंगे, और ये ट्री पता नहीं कहाँ होंगे जिसके सिर तक हम देख भी नहीं सकेंगे। दे आर दैट टॉल। 380.3 फीट क्या होता है यार? हाईएस्ट ह्यूमंस की जो हाइट होती है वही 6 फीट तक चली जाए तो कहते हैं अरे बाप रे इतना लंबा है। यहाँ पे तो ये ट्री 380.3 फीट है, तो डेफिनेटली है तो सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे पेड़ का, इसलिए इसको मिला है ओहदा दैट इज अमेजिंग ट्रीज एंड द वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्रीज, जिसका नाम है हाइप्रियन। ओके, सो हाइप्रियन इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री ऑफ हाइट 380.3 फीट। ओके, तो भाई ऐसे अमेजिंग अमेजिंग ट्रीज के बारे में बातें पता चलेंगी तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ ही जाता है, इजंट इट? सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा ट्री है? सो द नेक्स्ट ट्रीज नेम इज मेथुसेला। क्या नाम है? मेथुसेला इज अ 4854 ईयर ओल्ड ग्रेट बेसिन ब्रिसल corn pine tree growing high in the White Mountains of Inyo County in Eastern California. So ये कैलिफोर्निया वाली जगह बड़ी शानदार है, isn't it? कैलिफोर्निया में ही वर्ल्ड्स के टॉलेस्ट ट्री हैं, कैलिफोर्निया में ही वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री भी अवेलेबल है। Yes children, so now we are talking about that tree which is the oldest tree and also a living tree. आज till date that tree is alive children. Yes, क्या नाम है? मेथुसेला। कितना बड़ा है? It is 4854 years old. Okay, और इसका नाम है बेसिन ब्रिसल कॉर्न पाइन ट्री। सो मेथुसेला इज अ निकनेम चिल्ड्रन। अगर आपको नाम दूसरा भी याद करना है तो इसे एक और नाम से बुलाया जाता है और वो नाम है बेसिन ब्रिसल कॉर्न पाइन ट्री। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं व्हाइट माउंटेन्स ऑफ इन्यो काउंटी इन ईस्टर्न कैलिफोर्निया। सो बेसिकली कैलिफोर्निया में मिलते हैं और कैलिफोर्निया का ये सबसे ओल्डेस्ट ट्री जिसकी एज है 4854। ओके, और मेथुसेला कहाँ मिलता है? ईस्टर्न कैलिफोर्निया में। एंड द पिक्चर यू कैन सी, लग रहा है ना एकदम ओल्ड सा। यस, दिस ट्री इज अलाइव टिल डेट। और सोचो आप 4000 से ऊपर भी ये क्या है? जिंदा है और हमारे बीच में है। और इसलिए इस अमेजिंग ट्री को हम कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बूढ़ा ट्री। ओके, It is recognized as the non-clonal tree with the greatest confirmed age in the world. इसके जैसा और कोई नहीं। Non-clonal मतलब नॉट कंपेरेबल, कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नॉन क्लोनल ट्री विद द ग्रेटेस्ट कंफर्म्ड एज इन द वर्ल्ड। मतलब इसकी एज कंफर्म्ड है कि इतना ही बड़ा है। बाकी ट्रीज के बारे में हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, अच्छा ये होंगे, लेकिन ये जो ट्री है मेथुसेला, ये क्या है? कंफर्म्ड है कि भाई ये इतना पुराना है, जीवित है और ओल्डेस्ट है ये ट्री। ओके, Methuselah was 4789 years old when sampled in 1957 by Edmund Schullman and Tom Harlan with an estimated germination date of 2833 BC. So children, जो मेथुसेला है उसका सैंपल, अब आपको लग रहा होगा ना कि कैसे इनको हमने किया होगा जज कि भाई ये ओल्डेस्ट हैं, तो इनके सैंपल को चिल्ड्रन हम चेक करते हैं। और सैंपल को चेक कौन करता है? भाई साइंटिस्ट करते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट। सो जो मेथुसेला है ये किसने किया था इसके सैंपल को चेक? एडमंड स्कूलमैन एंड टॉम हर्लन ने। कौन से ईयर में किया था? 1957 में। तब इनकी एज इन्होंने निकाली थी पूरी सैंपल्स को चेक करके, दैट वाज अराउंड 4789। ओके, और इन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि ये जर्मिनेट हुआ होगा लगभग 2833 BC, माने बिफोर क्राइस्ट। ओके चिल्ड्रन, तो नाउ यू कैन सी दैट इज व्हाई इट इज द ओल्डेस्ट वन, बिकॉज इसका कंफर्म्ड एज है, इसके सैंपल्स को लेके पूरी तरह से चेक किया गया है, and then the scientist came into the conclusion that Methuselah is the oldest living tree of age 484 years old till date and found in Eastern California. Okay, now next one. अब देखते हैं अमेजिंग ट्री के नेक्स्ट उसमें कौन आ रहा है।
fan bananas. Okay, so the name is fan bananas. भाई फैन बनानास क्यों नाम दिया गया है इस ट्री को? सो चिल्ड्रन, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके जो लीव्स हैं वो हैं फैंस की तरह। भाई जब गर्मी में लाइट चली जाती है तो हाथ पंखा करते हो ना, तो उसका शेप कुछ इसी प्रकार का होता है कि नहीं? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दिस प्लांट इज फैन बनाना. Fan bananas have a shape that is exactly like a fan, usually also called the Madagascar banana, because it is thought to have come from there. So children, fan bananas को हम Madagascar banana भी कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये basically आए हैं Madagascar से, that is your Africa. Okay, so fan bananas have been originated from the Africa और इसलिए fan bananas का नाम है Madagascar banana. Okay. नेक्स्ट, लैटिन नेम इज रेवेनेला. ओके, सो हर प्लांट, हर ट्री के लैटिन नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं. तो फैन बनाना का जो लैटिन नेम है वो है रेवेनेला. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैवलर्स ट्री, और इस फैन बनानास को हम ट्रैवलर्स ट्री के नाम से भी जानते हैं. सो इन केस अगर आपके क्वेश्चन में या फिर किसी भी कंपटीशन में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा जो ट्री है उसे ट्रैवलर्स ट्री के नाम से भी जाना जाता है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि उस ट्री का नाम है फैन बनानास. ओके, और क्यों इसका नाम ट्रैवलर ट्री रखा गया है? रीज़न ये है कि इनके जो लीव्स हैं, कैन यू सी दीज स्पाइक्स, ये जो लीव्स हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर फ्लूइड होता है, वाटर जो होता है वो रिटेन होता है, मतलब स्टोर्ड होता है. अब जो ट्रैवलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉटल भूल गए, प्यास लगी है, पानी पीने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको तोड़ के लोग इनका पानी पी जाया करते थे, और इसलिए इस ट्री का नाम पड़ा है ट्रैवलर्स ट्री. कि भाई अगर ट्रैवल कर रहे हो, थक गए हो, गला सूख रहा है, तो फैन बनाना का लीफ निकालो और उसका पानी पी जाओ, क्योंकि उनकी लीव्स में वाटर इज स्टोर्ड. ओके, तो अब आप देखिए दो इसके अमेजिंग बातें. पहली तो ये फैन की तरह है, ठीक है, और दूसरी कि इनके लीव्स में पानी स्टोर्ड होता है, और इसलिए इनका नाम रखा गया है ट्रैवलर्स tree. Okay, so fan bananas have a shape that is exactly like a fan and also known as Madagascar banana and also known as traveler's tree. Clear? Okay. Next, dwarf willow or Salix herbaceae is one of the smallest woody plants in the world. अब कौन कौन से कर लिए हमने सबसे ऊंचे ट्री के बारे में भी जान लिया, ओके, सबसे बूढ़े ट्री के बारे में भी जान लिया, और पंखे वाले ट्री के बारे में भी जान लिया, और अब बारी आ जाती है सबसे छोटे वुडी ट्री के बारे में जानने की. ओके, और इसलिए उनका नाम दिया है ड्वार्फ विलो. क्या दिया है? ड्वार्फ विलो. ड्वार्फ विलो और सैलिक्स हर्बेशिया. अगेन मैंने आपको कहा है कि हर ट्री, हर प्लांट का एक साइंटिफिक नेम होता है जो साइंटिस्ट द्वारा दिया गया होता है. तो ड्वार्फ विलो को हम सैलिक्स हर्बेशिया के नाम से भी जानते हैं. इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इन द वर्ल्ड. ये दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स हैं. अब बताओ, ऐसे भी है भाई, एवरेज बहुत देख लिया, अब या तो सबसे ऊंचे ट्रीज देखो या तो सबसे बॉनी ट्रीज देखो, और उसमें आप बात करो ड्वार्फ विलो की. ड्वार्फ विलो इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इन द वर्ल्ड. It typically grows to only 1 to 6 सेंटीमीटर. भाई इतने से निकलते हैं ये, 1 to 6 सेंटीमीटर in height and has round shiny green leaves 1 to 2 centimeter long and broad. So children, जो ये dwarf willow tree हैं, ये सिर्फ 1 या तो मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर तक ही बढ़ते हैं. ओके, और कैसे होते हैं? इनके जो लीव्स होते हैं वो होते हैं राउंड शाइनी ग्रीन लीव्स, जो कि होते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर ब्रॉड. ओके, सो यू कैन सी ड्वार्फ विलो, ये वुडी जो प्लांट है, इसके जो लीव्स हैं ये सिर्फ 1 या 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं, और इनकी खुद की हाइट 1 से 6 सेंटीमीटर के बीच की होती है. तो इसलिए इनको नाम दिया गया है द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इन द वर्ल्ड, ड्वार्फ विलो. It is a tiny plant that grows in the coldest regions of the northern hemisphere. तो भाई ड्वार्फ विलो को कैसा टेम्परेचर चाहिए?
ठंडा, कोल्डेस्ट, और इसलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रो करते हैं। ओके, सो ड्वार्फ विलो को कैसा क्लाइमेट चाहिए? बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे ग्रो इन द एरिया ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट इज नॉट अ ट्री, इट इज अ वुडी श्रब। सो चिल्ड्रन, आप इनको ट्री नहीं बुलाएंगे। भाई ट्री कैसा होता है? ट्री तो ऊंचा ऊंचा होता है ना, जो हमने सबसे पहला वाला किया था, हाइपरियन, द लॉन्गेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। सो चिल्ड्रन, ये जो ट्री है ड्वार्फ विलो, इनको हम ट्री नहीं बुलाते, इनको हम क्या बुलाएंगे? श्रब्स बुलाएंगे। पता है ना, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज सब पढ़ा है। ओके, सो देखो, श्रब्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल जमीन से लगे रहते हैं, ज्यादा ग्रो नहीं करते ऊपर। ओके, बट उनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, राइट? जैसे कोरिएंडर, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, it is also not a tree, but it has a woody stem, and that is why it is known as a woody shrub. क्लियर? तो देख लो, ऊंचा भी पढ़ लिया, बूढ़ा भी पढ़ लिया, ओके, और पंखा वाला भी पढ़ लिया, और साथ में हमने छोटू वाला ट्री भी पढ़ लिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट अमेजिंग ट्री। ओके, तो अब आपको पिक्चर थोड़ी अलग सी दिख रही होगी, है कि नहीं? ये क्या है? What is this, children? So children, the name of this tree is the कोको दी मर। ओके, अब भाई अलग अलग देशों में ये ट्रीज पाए जाते हैं, इसलिए नाम भी थोड़े अलग अलग और डिफरेंट से होते हैं। सो द कोको डी मर प्रोड्यूसेस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड फ्रूट एंड द वर्ल्ड्स heaviest seeds. So children, कोको दी मर दुनिया का सबसे बड़ा जंगली फल प्रोवाइड कराता है, और साथ में दुनिया का सबसे हैवी सीड्स, भारी भरकम सीड। और आप ये जो देख रहे हैं, ये ही है वो सीड, और किस ट्री का है? द कोको दी मर का। ओके, a single seed may be 12 inches long, nearly 3 feet in circumference and weigh over 40 pounds 20 kg. So children, एक सिंगल सीड जो होता है वो 12 इंच लंबा होता है और 3 फीट सरकमफेरेंस में होता है, और हैवीनेस में ये 40 पाउंड्स, दैट इज इक्वल टू 20 kgs। अब आप बताओ, एक ट्री है जिसमें सीड्स जो मिलते हैं वो होते हैं 20 किलो के। ओके, नॉर्मली लोगों का वेट 20 किलो तक जाता है, जो छोटे छोटे टॉडलर्स या फिर जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं। उतना भारी सीड है जो पेड़ में रहता है, और इसलिए द कोको दी मर को क्या बोला गया? द कोको दी मर इज द ट्री, चिल्ड्रन, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और साथ में दुनिया का सबसे हैवीएस्ट सीड्स, जिसका वजन होता है 20 kgs। ओके, तो आप पिक्चर देख सकते हैं, इस सीड की 2 तरह के देखो जुड़े हुए हैं चिल्ड्रन, और ऐसे ही नहीं, इन्हें नाम दिया गया है कोको दी मर सीड्स। ओके, the seed may take 6 to 7 years to mature and a further 2 years to germinate. अब आप सुनिए, जो सीड है, जो ये बीज है, ओके, जो सीड है ये लेता है 6 से 7 साल टू मैच्योर, बड़ा होने के लिए, एंड अ फर्दर 2 years टू जर्मिनेट, और 2 साल लेता है जर्मिनेट करने के लिए। ओके, तो इतने आसानी से ये ट्री नहीं बना देता, इट टेक्स टाइम। तो ये जो सीड है ये मैच्योर होने के लिए लेता है 6 से 7 साल, और उसके बाद 2 साल और लेता है कि भाई मैं अब जर्मिनेट करूंगा, मैं इसके अंदर से ट्री निकालूंगा, मतलब सैपलिंग निकालूंगा, पौधा निकालूंगा। तो इतना समय लेता है ये भारी भरकम 20 किलो का वजनी सीड। द नेशनल फ्रूट ऑफ सेशल्स। तो चिल्ड्रन, ये सेशल्स आइलैंड का क्या है? नेशनल फ्रूट है। भाई सेशल एक प्रकार का आइलैंड है चिल्ड्रन, जो कि इंडियन ओशन में है, और वहाँ का ये नेशनल फ्रूट है। हो भी क्यों ना, भाई दुनिया का सबसे भारी भरकम सीड है, भारी भरकम आपको वाइल्ड फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोको दी मर को नेशनल तो बोला ही जाएगा ना। सो नेशनल फ्रूट ऑफ सेशल्स, द कोको दी मर।
The cocody mur is a very large nut that is found in Seychelles, especially on Praslin and Cruise Islands. तो चिल्ड्रन आपको इतना तो पता चल गया कि सेशल्स में है, सेशल्स के आइलैंड्स में पाया जाता है। और ये जो कोकोदी मर है ये क्या होता है, सीड है, और इसको बहुत लार्ज नट कहते हैं, ठीक है, विच इज ऑफ 20 kgs. All right, 20 kgs children, and it takes 6 to 7 years to mature and then further it takes 2 years to germinate. So भाई इतना आलस भरा सीड है ये, क्योंकि इतना हैवी है तो बहुत धीरे धीरे काम करता है, और जब काम करता है तो बहुत भारी भरकम करता है। ओके चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं अमेजिंग ट्रीज में कितने सारे ट्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया। ऑल राइट, ऊंचे से लेके, बूढ़े से लेके, छोटू से लेके, पंखे से लेके, और भारी भरकम सीड वाले प्लांट भी। ओके नेक्स्ट है आपका इंडियन सैंडलवुड। अब दुनिया के ट्रीज और प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अपने देश का कैसे छोड़ देंगे, तो ये है हमारा इंडियन सैंडलवुड, माने चंदन का पेड़। ओके, Indian sandalwood is a small tropical tree and the traditional source of sandalwood oil. चंदन की खुशबू किसको किसको पसंद है, बड़ी शानदार होती है, खुशबूदार होती है। अगर चंदन की अगरबत्तियां लग जाएं तो कितना अच्छा लगने लगता है माहौल, राइट। चंदन का टीका होता है, चंदन का तेल होता है। कभी सोचा है कि निकलता कहाँ से है? सो चिल्ड्रन, उनके होते हैं बड़े बड़े ट्रीज, और उन ट्रीज का नाम है सैंडलवुड ट्री। ओके, सो इंडियन सैंडलवुड इज अ स्मॉल ट्रॉपिकल ट्री। कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। एंड द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ सैंडलवुड ऑयल, और जो चंदन का तेल है वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं ट्री से आता है, सैंडलवुड ट्री। इट इज नेटिव टू सदर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ मिलता है? सो बेसिकली ये सदर्न इंडिया के मिलते हैं। अगर आप सदर्न इंडिया चले जाओगे तो वहाँ पे आपको चंदन की चीज़ें बहुत मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे ही आपको चंदन के पेड़ मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं सैंडलवुड ट्री। सो इट इज़ नेटिव टू सदर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सदर्न इंडिया हो गया, वहाँ पर आपको सैंडलवुड ट्री मिलेंगे। It is considered sacred in some religions like Hinduism, and some cultures place great significance on its fragrant qualities. So as I told you in the beginning only कि जो ये sandalwood tree होते हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। They are very very good in fragrance children, और इसलिए इन्हें religious practices के लिए भी यूज़ किया जाता है, especially in which religion? Hinduism religion। और कुछ कल्चर्स में जहाँ पे इनके फ्रेग्रेंट क्वालिटीज़ को लेके बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। तो अब आप देख सकते हो कैसे चंदन के पेड़ के यहाँ पे आप लकड़ियाँ हैं और कैसे चंदन यहाँ पे निकाला गया है। तो चंदन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैंडल की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड येस, वेरी वेरी एक्सपेंसिव वन, क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, और इनके तेल बनते हैं, साबुन बनता है, अगरबत्तियाँ बनती हैं, धूप बनती हैं, टीके वगैरह वगैरह। सो सैंडलवुड हैज लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस, क्योंकि इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। सब ट्रीज में देखो खुशबू नहीं मिलेगी आपको, इतने सारे ट्रीज हम पढ़ लिए, खुशबू की बात कहीं नहीं हुई। तो हर एक ट्री के पास में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर होता है। सो जो इंडियन सैंडलवुड ट्री है उसके पास है फ्रेग्रेंट क्वालिटीज, खुशबूदार। ओके, सो चिल्ड्रन, इंडियन सैंडलवुड। सो वी हैव डन सो मेनी ट्रीज। सो चिल्ड्रन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके पास में क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन को समझना है, और विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स आपको आंसर्स को चूज करना है। इजंट इट सिंपल? क्योंकि चैप्टर तो पढ़ा है, चैप्टर के बारे में समझ भी लिया है सब कुछ, अब बस सेंटेंस को पढ़ के ये रियलाइज करना है कि ये कौन से ट्री के बारे में बात हो रही है, कौन सा ट्री है जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। World's tallest tree which grows in Rockefeller Forest, California. It is 3 times the height of Statue of Liberty in New York. तो क्वेश्चन देख के ये तो समझ में आ रहा है कि कोई ट्री का नाम पूछा जा रहा है, और वो भी कैसे ट्री का? जो कि है वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब ये दुनिया का जो सबसे ऊंचा पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है? रॉकवेलर फॉरेस्ट, कहाँ के?
कैलिफोर्निया के। तो ऑब्वियसली ये जो ऊंचा सा पेड़ है ये मिलता है कैलिफोर्निया माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। It is 3 times the height of Statue of Liberty in New York. और जो न्यूयॉर्क में सबसे ऊंचा स्टैचू है जिसे हम जानते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से, ये पेड़ उससे भी कितना ऊंचा है? 3 times. Okay, so children, with the help of this help box आपको इस पेड़ का नाम बताना है कि what is the name of this tree. All right, so can you imagine कि एक स्टैचू है जो ऑलरेडी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है और उससे भी 3 गुना ऊंचा कोई पेड़ है जो कि सिचुएटेड है कैलिफोर्निया में, तो उस पेड़ का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन, हमने उस ट्री के बारे में पढ़ा था और सबसे शुरुआत ही हमने इस ट्री से की थी। और अगर नहीं याद आ रहा है तो लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दिस ट्री चिल्ड्रन। द नेम ऑफ दिस ट्री इज कोस्ट रेडवुड। क्या नाम है? कोस्ट रेडवुड, जिसे हम हाइपरियन के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो कोस्ट रेडवुड कह लो या फिर हाइपरियन कह लो, बट आंसर आपको यहाँ पर लिखना है कोस्ट रेडवुड क्योंकि आपके हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है कोस्ट रेडवुड। ओके, सो द आंसर इज कोस्ट रेडवुड इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री विच ग्रोज इन रॉकफेलर फॉरेस्ट, कैलिफोर्निया। ओके, coast redwood. And do you know the height of this tree children? भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी तिगुना है, तो इसकी हाइट क्या होगी? इस कोस्ट रेडवुड की हाइट क्या होगी? सो चिल्ड्रन, इट इज समवेयर अराउंड 331 फीट। ओके, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जो हाइट होती है वो 6 फीट तक की होती है। अब यहाँ पे जो ट्री की बात हो रही है उसकी जो ऊंचाई है दैट इज 331 अप्रॉक्सीमेटली फीट। सो यू ओनली इमेजिन कितना ऊंचा ये पेड़ होगा। सो चिल्ड्रन, प्लीज रिमेंबर दिस। कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है दैट इज कोस्ट रेडवुड, जो कि पाया जाता है कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The oldest tree about 5,000 years old in California and Nevada. So children, अब after the tallest tree we read about one tree जो कि है दुनिया का सबसे पुराना ट्री। याद आया कुछ? यस, सबसे बूढ़ा ट्री जो कि लगता है कुछ ऐसा। ओके, सो चिल्ड्रन, ये जो ओल्डेस्ट ट्री है जिसकी एज है अराउंड 5,000 ईयर्स। ओके, 5,000 ईयर्स, आप ही मुश्किल से होंगे 10-12 ईयर्स के। अब ये जो पेड़ है ये है 5,000 साल ओल्ड। सो सोचिए इन्होंने कितनी बार अपना बर्थडे बनाया होगा, राइट? सो चिल्ड्रन, ये जो पेड़ है ये सबसे ओल्डेस्ट ट्री है और पाया जाता है कैलिफोर्निया और नेवाडा में। लेकिन इस पेड़ का नाम क्या है? पता तो है, लिखा भी है कि ओल्डेस्ट ट्री है, 5,000 साल पुराना है और मिलता है कैलिफोर्निया में। देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्री चिल्ड्रन? ओके, सो द नेम ऑफ दिस ट्री इज ब्रिसलकोन पाइन्स। ओके, सो द नेम ऑफ दिस ओल्डेस्ट ट्री इज ब्रिसलकोन पाइन्स, जिसका निक नेम मेथुसेलाह भी था। सो वाइल वी वर डूइंग द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, हमने ये जाना था कि इस ओल्ड ट्री का नाम मेथुसेलाह भी है जो कि उसका निक नेम है। ओके, बट इन योर हेल्प बॉक्स द आंसर इज ब्रिसलकोन पाइन्स। तो इसलिए हम ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट ट्री का नाम लिखेंगे ब्रिसलकोन पाइन्स, विच इज अराउंड 5
5,000 years old. So just imagine children कि इस पेड़ ने क्या क्या चीज़ें देखी होंगी 5,000 साल में, राइट? 100 साल ही इतने ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर तो ये पेड़ 5,000 साल से है, तो इसने क्या क्या चीज़ें देखी होंगी प्लैनेट अर्थ में होते हुए. Isn't it amazing? And that is why this tree जिसका नाम है bristlecone pines had been put in the list of amazing trees. Okay, next question. A tree from Madagascar has leaves arranged in the shape of a big fan. Okay, so children, एक tree है जो कि मिलता है Madagascar माने कि अफ्रीका में. उस ट्री के जो लीव्स हैं वो ऐसे अरेंज्ड हैं जैसे कि शेप ऑफ अ बिग फैन. जैसे बड़ा पंखा होता है ना, हाथ वाला पंखा देखा है आपने, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो फिर हैंड फैंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके ऊपर के जैसे लीव्स होते हैं चिल्ड्रन, उसी प्रकार के इस पेड़ के क्या हैं, लीव्स हैं, जो कि शेप दे रहा है कैसा, वो शेप दे रहा है फैन की तरह. और ये जो पेड़ है जिसके लीव्स हैं फैन की तरह, वो पाया जाता है मेडागास्कर माने कि अफ्रीका में. तो इस पेड़ का नाम क्या है? So children, the name of this tree is traveler's tree. What do we call? Traveler's tree children. और इन्हें फैन के शेप की लीव्स होने के कारण फैन बनानास के नाम से भी जाना जाता है. So traveler's tree and fan bananas are one thing only. तो either you can write on traveler's tree or you can write on fan bananas. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे traveler's tree. और हमने इसका रीज़न भी डिस्कस किया था कि क्यों इन्हें ट्रैवलर्स ट्री का नाम दिया गया है. ट्रैवलर का मतलब तो होता है जो कि खूब ट्रैवल करते हैं, जो कि घूमने फिरने जाते हैं, जो टूर्स पे जाते हैं. तो इस ट्री का नाम ट्रैवलर्स ट्री क्यों दिया गया है? सो चिल्ड्रन, उसका कारण ये है कि जो ये लीव्स हैं ट्रैवलर्स ट्री के, उनके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है. अब आप सोचिए कि आप अफ्रीका के घने जंगलों में घूम रहे हैं और आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है और कहीं भी पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रैवलर्स ट्री के लीव्स को तोड़ के पानी पी सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं. और इसलिए इस पेड़ का नाम है ट्रैवलर्स ट्री, जिसे हम फैन बनानास के नाम से भी जानते हैं. Okay, so please remember this amazing tree. A tree from Madagascar has leaves arranged in the shape of a big fan. The name of that tree is Traveler's Tree or Fan Bananas. Clear? Okay. Next question. Smallest tree in the world. अब भाई हाइट वाला ट्री पढ़ लिया, ओल्डेस्ट वाला ट्री पढ़ लिया, फैन वाला ट्री पढ़ लिया, अब छोटे से ट्री के बारे में भी जानते हैं. क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड को? यस, दुनिया का सबसे छोटा पेड़. उस छोटे पेड़ का नाम क्या है? उस दुनिया के सबसे छोटे पेड़ का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन, दुनिया के सबसे छोटे पेड़ का नाम है ड्वार्फ विलो. क्या नाम है? ड्वार्फ विलो. भाई नाम में ही बौना लिखा हुआ है और इसलिए इसका नाम है ड्वार्फ विलो. ओके, सो चिल्ड्रन, जो ये ड्वार्फ विलो है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ओके, सो ये जो ड्वार्फ विलो है जो कि दुनिया का सबसे छोटा वुडी प्लांट है, और ये क्या एक ट्री नहीं है, ये एक श्रब है. आपको तो पता ही होगा जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, जिन पौधों की, उनको हम श्रब्स कहते हैं. एंड ऑल्सो दिस ट्री हैज़ वुडी स्टेम
स्टेम और छोटे हैं हाइट में, हार्डली ये 1 to 6 सेंटीमीटर तक ग्रो कर पाते हैं दिस ड्वार्फ विलो, और इसलिए इन्हें श्रब्स की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो ड्वार्फ विलो हैं ये पाए जाते हैं कोल्डेस्ट एरियाज में, इन्हें ठंड चाहिए होती है, और जो कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैं वहां पे ये आपको मिलते हैं। एंड द नेम ऑफ दिस प्लांट इज ड्वार्फ विलो। ओके, सो यू कैन सी द हाइट, इनकी हाइट हार्डली 1 से 6 सेंटीमीटर तक ही ग्रो करती है, और इसलिए इन्हें नाम दिया गया है ड्वार्फ विलो का। और जो इनकी स्टेम है, यू कैन सी इट इज वुडी चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई दिस प्लांट हैज बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ श्रब। Clear, my dear students? You have to remember the names of these amazing trees. कभी भी आपसे कुछ सेंटेंस के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, then you must know the names of these amazing trees. Okay, moving to the next question. This tree produces the biggest seed weighing up to 20 kg. Can you name the tree? So children, दिस ट्री, इस पेड़ का जो सीड है, ओके, वो कितने वजनदार का है? दैट इज चिल्ड्रन अप टू 20 kg. सो इस पेड़ का जो बीज है वो दुनिया का सबसे भारी भरकम बीज है, दैट इज अराउंड 20 kg. अब ये जो पेड़ है इसका नाम बताओ. ऑल्सो पूरे वर्ल्ड में दिस ट्री प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट वाइल्ड फ्रूट. ओके, सो सबसे बड़ा फ्रूट भी यही पेड़ पैदा करता है, और सबसे भारी भरकम बीज भी इन्हीं की कृपा से मिलता है, जो कि होता है 20 kgs अराउंड. क्या नाम है इस पेड़ का और कहाँ पाया जाता है? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दिस ट्री इज स्ट्रेटोस्फीयर जायंट. व्हाट इज द नेम? स्ट्रेटोस्फीयर जायंट. अब आप देखिए कि नाम में ही जायंट लिखा हुआ है, और जायंट का मतलब तो होता है सबसे बड़ा, और इसलिए इस पेड़ का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर जायंट. कैन यू सी द सीड्स? How heavy these seeds look, and these seeds weigh around 20 kgs, and this tree is found in the islands of Seychelles. Okay, so Indian Ocean में जो एक island है जिसका नाम है Seychelles, वहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर जायंट. इस स्ट्रेटोस्फीयर जायंट को हम एक और नाम से जानते हैं जो वहाँ के लोकल लोग यूज करते हैं, दैट इज कोकोधमर. ओके, सो चिल्ड्रन, कैन यू सी द साइज ऑफ द सीड? आप इस सीड्स को देखिए और आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ऑफ कोर्स ये जो सीड्स हैं ये 20 kgs के होंगे, और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है स्ट्रेटोस्फीयर जायंट का. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आपको? और क्यों इन्हें अमेजिंग ट्रीज की लिस्ट में रखा गया है? भाई हर एक ट्री, हर एक प्लांट में कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. It is a water plant. The stem of this plant was used to make a material, paper-like, on which the ancient Egyptians could write. सो चिल्ड्रन, ये कौन सा प्लांट है? ये है वाटर प्लांट, है ना? स्टार्टिंग में ही लिखा है कि इट इज अ वाटर प्लांट. द स्टेम ऑफ दिस प्लांट वॉज यूज टू मेक अ मटीरियल on which the ancient Egyptians could write. अब इस प्लांट का जो स्टेम है, माने जो स्टेम होती है, टहनी जो है, स्टेम जो है, चिल्ड्रन, इस स्टेम को यूज करके एक मटेरियल बनाया जाता है जो कि हो जाता है पेपर जैसा, जिस पे जो पुराने इजिप्ट के लोग थे, ओके, जिस पे पुराने इजिप्ट के जो लोग थे वो उस पे लिखा करते थे. भाई पहले से तो पेपर प्रोड्यूस नहीं हो गया, पेपर इन्वेंट नहीं हो गया, दुनिया में पेपर प्रकट नहीं हो गया, तो लोगों के पास में क्या साधन था लिखने के लिए? तो इसी तरह से वो किसी पेड़ के पत्तों में या फिर किसी टहनियों में, पत्थरों पे लिखा करते थे. तो ये जो पेड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे बेसिकली हम कहते हैं वाटर प्लांट, और जो इनके स्टेम होते हैं इस प्लांट के, उसको
बनाया जाता है एक मटेरियल में जो कि लगता है पेपर की तरह, और उस पेपर पे ये एंशंट इजिप्शियंस क्या करते थे, लिखा करते थे। तो सबसे पहले जो लिखना की शुरुआत हुई है इस तरह के पेपर पे, इस तरह के पेड़ के स्टेम को यूज करके पेपर पे, वो हुई थी इजिप्ट से ही शुरुआत। लेकिन क्या नाम है इस ट्री का जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं? What is the name of this water plant, children? Okay, so the name of this water plant is papyrus. क्या नाम है? Papyrus. और ये कहाँ पाया जाता था? इजिप्ट में ही। अब इजिप्ट में ही पेपर बन रहे हैं ना इसको यूज करके, और नाम में ही देखो क्या निकल रहा है, पेपर जैसा नाम आ रहा है ना, साउंड कर रहा है। सो पैपीरस, चिल्ड्रन। क्लियर? सो पैपीरस जो था वो इजिप्ट में पाया जाता था, और पैपीरस के स्टेम को यूज करके एक मटेरियल पेपर जैसा बनाया जाता था जिस पे एंशंट इजिप्टियंस जो होते थे वो क्या लिखा करते थे, वो कुछ कुछ चीजें लिखा करते थे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स, ये जो ट्रीज हैं, ये कितना हमारे काम आते थे, है कि नहीं? पानी दे रहे हैं, खाना वाना तो हमें देते ही हैं, ऑक्सीजन तो हमें देते ही हैं, और साथ में कुछ ना कुछ इनके पास में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ओके, ऑल राइट। सो पैपीरस, और पैपीरस को अगर आपको देखना है, सो द इमेज इज नेक्स्ट टू मी, यू कैन सी दैट दिस इज हाउ द पैपीरस लुक्स लाइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ, Indian tree with leathery leaves gives us fragrant oil and aromatic food. अब इतनी देर से हम उन ट्रीज और प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि पाए जाते हैं कैलिफोर्निया में और या तो फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इजंट इट? और अब बात करेंगे उस अमेजिंग ट्री के बारे में जो कि पाया जाता है हमारी कंट्री इंडिया में, और इसलिए नाम है इंडियन ट्री। और इस इंडियन ट्री में क्या खास बात है? सो चिल्ड्रन, इस इंडियन ट्री में ये खास बात है कि इसकी जो लीव्स है वो कैसी होती है? इसकी जो लीव्स है वो है चिल्ड्रन लेदरी। ओके, और साथ में ये जो ट्री है वो देता है आपको फ्रेग्रेंट ऑयल एंड अरोमेटिक वुड, माने खुशबूदार तेल और चंदन जैसी लकड़ियां, माने जो खुशबू वाली लकड़ियां होती हैं वो। भाई, इस ट्री का नाम क्या है जिसमें इतनी सारी खुशबुएं हैं? और ये जो ट्री है ये काफ़ी चीज़ों में काम में आता है, स्पेशली फ्रेग्रेंस बनाने में। ओके, सो ये जो इंडियन का जो ट्री है जिसके अंदर है बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस और इतनी अच्छी अरोमाज, इस ट्री का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन, इस ट्री का नाम है सैंडलवुड ट्री, जिसे हम कहते हैं चंदन का पेड़। ओके, सैंडलवुड ट्री। और जो सैंडलवुड ट्री है ये काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाने में काम में आता है। इसकी लकड़ियाँ, इसके पत्ते, हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम में आते हैं, जैसे सोप, अगरबत्तियाँ, खुशबू बनाना, फ्रेग्रेंस बनाना, परफ्यूम्स बनाना, डियो बनाना, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं सैंडलवुड ट्री को। इसलिए जो सैंडलवुड ट्री होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है। इसकी लकड़ियाँ बहुत कॉस्टली होती हैं, और इनके जो फॉरेस्ट हैं सैंडलवुड के, इन्हें आसानी से कोई भी कट नहीं कर सकता। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इंडियन ट्री जिसके अंदर बहुत अच्छी फीचर्स हैं और वो हैं गुड फ्रेग्रेंस, उसका नाम है सैंडलवुड ट्री। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द 8th क्वेश्चन, व्हेन टच्ड, जब छुआ जाता है, लीव्स ऑफ दिस प्लांट फोल्ड इमीडिएटली। भाई, इस पेड़ के पत्तों को जब छुआ जाता है, when touched मतलब when you are touching and when the leaves you are touching them, what happens to the leaves of this plant? Children, वो पत्ते फोल्ड हो जाते हैं, ओके, बंद हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पेड़ को, ओके, इस पेड़ की जो ये लीव्स हैं, जब आप इन्हें टच करेंगे तो आपके छूते से ही इन पेड़ के पत्ते को क्या हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएंगे, ये सो से जाएंगे। इस पेड़ का नाम क्या है? सो इस पेड़ का नाम बहुत ही अच्छा है और वो है
टच मी नॉट प्लांट, ओके। और नाम में ही लिखा है टच मी नॉट, कि अगर आपने छुआ तो क्या होगा, पत्ते मेरे बंद हो जाएंगे। और इसलिए इस प्लांट का सीधा सीधा नाम है और वो है टच मी नॉट प्लांट, छू मत मुझे, ओके। तो आप देखो चिल्ड्रन कि ये सारे जो ट्रीज और प्लांट्स हैं कितने खास बने हुए हैं, और ये सब दिए गए हैं किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। भाई इनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो नेचर ने ही दिया है ना। और आप देखो कि सब में कितनी अलग अलग खूबियां हैं। कुछ हैं तो कितने ऊंचे हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन, कुछ हैं तो कितने सालों से हमारे साथ हैं, और कुछ इतने छोटे हैं कि जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ प्लांट हैं जो हर जगह सब खुशबू बिखेरते हैं, और कुछ जो है छूने से ही सो जाते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज अमेजिंग ट्रीज आर रियली रियली वेरी ऑसम, and today you have come to know about the names of these trees. You do not have to forget them. कभी भी नहीं भूलना, लाइफ लॉन्ग इन ट्रीज के नाम को जानना और इन ट्रीज के सारे फीचर्स को भी समझना कि ऐसा कौन सा पेड़ है, किस लिए ये फेमस है और क्यों इन्हें नाम दिया गया है। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर अमेजिंग ट्रीज क्लास 5th। आई होप यू हैव एंजॉयड विथ मी, क्योंकि जब कुछ चीज़ हट के पता चलती है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, एक्साइटिंग सा हो जाता है, इजंट इट। सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12th फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी एजुकेशन चिल्ड्रन। और आपको मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की कूपन कोड लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी कराता है, जैसे ओलंपियाड हो गया, NTSC हो गया, CUT हो गया, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश वगैरह वगैरह। तो मैग्नेट ब्रेन्स को जहां आपने सब्सक्राइब किया, आपको सारे कोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, और साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर, ओके, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की सारी जानकारियां भी तो आपको मिलती रहनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, सो ये था आपका टॉपिक अमेजिंग ट्रीज। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ में मिलेंगे विथ योर न्यू चैप्टर। सो बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।